आइए आज हम बात करते हैं। टॉप 11 है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि विकास की कौन सी अवस्था में नार्सिसिज्म का गुण सबसे प्रबल सबसे ज़्यादा पाया जाता है? क्या बाल्यावस्था में पाया जाता है, शैशवावस्था में पाया जाता है, या उत्तर किशोरावस्था में पाया जाता है, या आरंभिक विवेकावस्था में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर किशोर अवस्था में। नार्सिसिज्म का मतलब होता है स्वयं के प्रति अत्यधिक प्रेम। इस आयु में बच्चे बार बार आईना देखते हैं, खुद को संवारते हैं, इसी को नार्सिसिज्म कहा गया है। तो ये उत्तर किशोर अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रबल होता है। प्रश्न 2 बहुत महत्वपूर्ण है कि साइकिल चलाने में संतुलन का ज्ञान स्कूटर चलाने में सहायक हो तो ये कौन सा अधिगम स्थानांतरण है? क्या नकारात्मक स्थानांतरण है, सकारात्मक स्थानांतरण है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण है, या शून्य स्थानांतरण है? तो आप ये देख रहे हैं कि साइकिल चलाने का जो संतुलन है वो स्कूटर चलाने में मदद कर रहा है, तो ये सकारात्मक है। कैसा है ये? सकारात्मक है। जब कोई कंसेप्ट, कोई अवधारणा या कोई नियम आपको दूसरी चीज सीखने में मदद करता है तो उसको सकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख पा रहे हैं, सीखने के स्थानांतरण का समान तत्वों का सिद्धांत किसने दिया था? क्या गैरेट ने दिया था, स्किनर ने दिया था, या पाब्लो ने दिया था, या थॉर्नडाइक ने? तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया नियम है। इन्होंने कहा था जब कोई एक चीज आप सीख लेते हैं, किसी एक अधिगम जो होता है वो दूसरे अवधारणा या दूसरे कार्यों को सीखने में जब मदद करता है तो इसे कहते हैं समान तत्वों का सिद्धांत। मतलब एक तत्व नई चीज को सीखने में मदद करता है तो इसे कहते हैं समान तत्वों का सिद्धांत, और ये थॉर्नडाइक ने दिया था, और ये सीखने के स्थानांतरण से संबंधित है। प्रश्न 4 बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर के एक अंग को दिया गया प्रशिक्षण का स्थानांतरण दूसरे अंग में होना कहलाता है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, क्षैतिज स्थानांतरण, या द्विपार्श्विक स्थानांतरण? देखिए, जब शरीर के एक अंग में कोई ट्रेनिंग दी गई है और दूसरे अंग में वो ट्रांसफर हो रही है तो उसको कहते हैं बाइलैटरल ट्रांसफर। ठीक है, तो उसका ऑप्शन होगा 4। प्रश्न 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्यीकरण सिद्धांत थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन के प्रतिपादक कौन है? बी.एफ. स्किनर है, थॉर्नडाइक है, सी.एच. जूड है, या कोहलर है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी.एच. जूड। इन्होंने बताया जब कोई आप एक नियम बच्चा सीख लेता है तो उस नियम के सहारे वो और नई चीज़ों को में इस्तेमाल करके उसमें वो मदद पाता है, जिसको कहते हैं सामान्यीकरण सिद्धांत या थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 3। ये क्वेश्चन तो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया था? क्या बी.एफ. स्किनर ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था? तो सिगमंड फ्रायड ने मन पे बहुत बड़ा काम किया था। उन्होंने मन का पूरा विश्लेषण किया और उसके अलग अलग भाग बताए, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। तो ये मनोविश्लेषण का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया था। प्रश्न नंबर 7 आप देख रहे हैं कि गैनी के अधिगम पदानुक्रम में सर्वाधिक निम्न स्थान पर किसको रखा गया है? क्या शाब्दिक अधिगम को रखा गया है, श्रृंखला अधिगम को रखा गया है, या संकेत अधिगम को रखा गया है, या प्रत्यय अधिगम को रखा गया है? तो देखिए, इन्होंने 1 से लेके 8 तक स्तर दिए थे, तो इनका जो पहला सबसे नीचे जो स्तर था वो था संकेत स्तर। तो सही आंसर क्या होगा? संकेत स्तर। और सबसे ऊपर जो था वो था समस्या समाधान। क्या था? समस्या समाधान। इस प्रश्न को ऐसे ही पूछा जा सकता है कि गैने के अधिगम पदानुक्रम में सर्वाधिक उच्च स्थान पर निम्न की जगह उच्च लिखा होगा तो यहाँ पर आप समस्या समाधान ऑप्शन को टिक करेंगे। तो पहला इसका ऑप्शन क्या होगा? निम्न स्थान पर कौन है? संकेत अधिगम, कि लाइट को देखकर, लाल बत्ती को देखकर रुक जाना, या किसी संकेत को देखकर, कोई इशारे को देखकर उसके संबंधित बात को समझ जाना, ये संकेत अधिगम कहलाता है। ये सबसे निम्न स्तर का है, तो इसका 3 ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिल जाए। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का संबंध है बेटे का पिता से बेहद लगाव,
या बेटी का पिता से बेहद लगाव, या बेटे का माँ से बेहद लगाव, या बेटी का माँ से बेहद लगाव। देखिए, शुरुआती आयु में 3 से 5 साल की आयु में लड़का लड़कियों में ये बात पाई जाती है कि बेटी अपने पिता के प्रति बेहद लगाव महसूस करती है और बेटा अपनी माँ के प्रति बेहद लगाव महसूस करता है। जब बेटी पिता के प्रति बेहद लगाव महसूस करती है तो उसको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जब बेटा माँ के प्रति ज़्यादा लगाव करता है तो उसको ओडिपस कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, जिसका ऑप्शन होगा सेकंड। क्वेश्चन 9 देख रहे हैं आप कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत और प्रतिरोध अपकलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। यहाँ 2 सिद्धांत पूछे गए हैं और 2 मनोवैज्ञानिक के नाम पूछे गए हैं। तो पहले ऑप्शन में सिगमंड फ्रायड दिया हुआ है, तो सिगमंड फ्रायड ने मूल प्रवृत्ति सिद्धांत नहीं दिया है, तो ये ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता। दूसरे को ऑप्शन में मैकडूगल दिया हुआ है और हल दिया हुआ है, इसमें संभावना है। तीसरे में पहले हल दिया हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था, आपका मैकडूगल ने। चौथे में मैकडूगल दिया हुआ है और मॉसले, तो इसमें मॉसले नहीं है, तो ये हो नहीं सकता। तो इसलिए सही आंसर है इसका मैकडूगल और हल के द्वारा। तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत आपका दिया गया था मैकडूगल के द्वारा, और प्रतिरोध अपकलन सिद्धांत दिया गया था जिसको हम अंतर्नोद न्यूनता सिद्धांत भी कहते हैं या ड्रैग रिडक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सेकंड। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 10, सूक्ष्म शिक्षण है क्या मूल्यांकन शिक्षण है, या वास्तविक शिक्षण है, या प्रभावशाली शिक्षण है, या अपश्रेणीयन शिक्षण है। देखिए, मूल्यांकन शिक्षण तो ये नहीं है, वास्तविक शिक्षण भी नहीं है, ये प्रभावशाली शिक्षण भी नहीं है, ये अपश्रेणीयन शिक्षण है जिसको कहा जाता है स्केल डाउन टीचिंग। इसका सही आंसर होगा चौथा। अपश्रेणी का मतलब होता है कम करना। क्या क्या कम करना, इसमें एक तो समय को कम किया जाता है, दूसरा कक्षा छोटी होती है उसको कम किया जाता है, तीसरा टॉपिक को छोटा किया जाता है ताकि शिक्षक जो ट्रेनिंग लेते हैं जहाँ भी, तो उनकी जो टीचिंग तकनीक है वो बेहतर हो सके। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा 4। तो इसको देने वाले कौन थे, एलन थे। कौन थे, तो सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत इसके बारे में किसने बताया, तो आप बताएंगे एलन। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सूक्ष्म शिक्षण को देने वाले कौन है, तो NCERT, भारत में NCERT ने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में सबसे पहले दिया। तो इसका सही आंसर होगा 4। ये अंतिम क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। FIACS किससे संबंधित है, क्या फिलेंडर से संबंधित है, मॉरिसन से संबंधित है, हार्वर्ड से संबंधित है, या लिपिड से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है फिलेंडर। अगर इसको हम लिखें अंग्रेजी में तो F, उसके बाद I लिखा हुआ है, फिर A लिखा हुआ है, फिर C लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है S। तो F का मतलब ही होता है, फिलेंडर ने बताया। I से होता है इंटरएक्शन होता है, A से होता है एनालिसिस, और C से होता है कैटेगरी, और S से होता है सिस्टम। तो कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है और इसको किसने दिया था। तो पहले ही जो लेटर है इससे पता लग जाएगा कि F फॉर फिलेंडर होता है। फिलेंडर ने दिया था कि इंटरएक्शन जो बच्चे करते हैं टीचर के साथ या अन्य लोगों के साथ, उससे क्या रेस्पॉन्स निकलते हैं, तो ये फिलेंडर ने सबसे पहले इसके बारे में दिया था। तो ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो मेरी स्पीड सही रही होगी। यदि कुछ आपको नया लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।